हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया को कवर अप कर रहे हैं, जिसका तीसरा चैप्टर अभी इन प्रोसेस है। इसके 3 वीडियो मैंने पहले ही पब्लिश कर दिया है और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो होगा। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में बात किया कि वो कौन कौन से कॉजेस थे जिसने पुर्तगालियों को भारत में आने के लिए बाध्य किया, फिर वो फैक्टर्स जिसने पुर्तगालियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा पुर्तगाली जब भारत आए तो उनको कौन कौन सी परिस्थितियों से जूझना पड़ा और उससे वो कैसे निकले, और फिर उनके द्वारा भेजे गए गवर्नर जिसमें हम लोगों ने कैबरल को पढ़ा था, फिर वास्को डी गामा को हमने ठीक से पढ़ा था, उनकी लड़ाइयाँ जो अन्य भारतीय और अरबियन देशों के साथ हुई थी उसकी स्टडी हम लोगों ने की थी। आज हम लोग नए गवर्नर्स को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम सारे गवर्नर्स को पढ़ लेंगे और पुर्तगालियों की अधिकांश जो एक्टिविटी भारत के परिप्रेक्ष्य में की गई है मॉडर्न इंडिया के एस्पेक्ट में, उन सारे चीज़ों को हम ठीक से पढ़ लेंगे आज। और इसके बाद हम लोग अलग यूरोपियन देशों के एडवेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो करता हूँ। आप कुछ मत करो, बस स्पेक्ट्रम की बुक लेकर के अपने सामने बैठो और मैं उसका लाइन बाय लाइन उसको एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम सबको ये बात पता है कि वास्को डी गामा और कैबरल ने पुर्तगालियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था भारत में। कैबरल को जिस गवर्नर ने रिप्लेस किया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसे 1505 में भारत का गवर्नर अपॉइंट किया गया था और कहा गया था उससे कि जाइए और भारत में पुर्तगालियों का जो व्यापारिक संबंध वास्को डी गामा और कैबरल के द्वारा बनाया गया है उसे और मजबूत कीजिए, और साथ ही साथ जो आउटसाइडर्स हैं जिनसे हमें खतरा है, जो हमारे व्यापार को तबाह कर सकते हैं, उनके मद्देनज़र स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कंट्रोल करिए ताकि उनको ब्लॉक किया जा सके। सबको यह बात पता है कि पुर्तगालियों ने जिन जिन गवर्नर को भारत में भेजा उन्होंने पुर्तगालियों के लिए सराहनीय काम किया और अल्मेडा ने भी उस प्रोसेस को जारी रखा। सबसे पहला चीज जो अल्मेडा के द्वारा किया गया था वो था कि उसने पुर्तगीज के पोजीशंस को, देखिए अगर कोई देश किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाया हुआ है और वो इस बात को जानता है कि मुझे आसपास के इन देशों से खतरा है, तो सबसे पहला टारगेट उसका वो होता है कि वो एंट्रेंस को ब्लॉक करे जहां से अन्य देश भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा रखते हैं। और उस समय ऐसा नहीं था कि अरबियंस एकदम से खत्म हो गए थे, ये हमारी और आपकी भूल होगी। ये कैसे संभव है कि कोई देश हमारे भारत पे लंबे समय तक शासन कर रहा हो और पुर्तगाली कुछ दिनों में उसको एक झटके में हटा करके बाहर फेंक दे? संभव नहीं है। हम सबको यह बात पता है कि पुर्तगालियों ने अरबों को अपने आगमन के बाद बैकफुट पर रखा था, लेकिन अरबियन अभी भी जिंदा थे। वो अभी भी ऐसा चाह रहे थे कि कुछ भी ऐसा हो जिससे कि सिचुएशन फिर से हमारे कंट्रोल में आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अरबियंस ही नहीं, और भी कई देश विभिन्न दिशाओं से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे और कोई कागजी नियम वहां नहीं चल रहे थे। बाय माउथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसको वो लोग फॉलो कर रहे थे। तो उस स्थिति में उसने अल्मेडा ने 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सबसे पहला है अडन, और जो ये जो अडन है वो आपका यहां दिखाई देगा, जो रेड सी है ना आपका, उसको उसने ब्लॉक कर दिया। और दूसरा है आपका ओरमुज, जो आपका बेरूट है ना, आप अगर मैप देखते हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओरमुज जो आपका बेरूट है वहां पे वो है, और जो मलाका है वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता था। हम सबको यह बात पता है कि चाइना भी उस समय भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाया हुआ था, और पुर्तगाली क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार मुझे पाना है, इसलिए वो हर एक प्रतिद्वंदी को चुन चुन कर हटा रहे थे। और इस वजह से पुर्तगालियों ने अल्मेडा के नेतृत्व में अडेन, ओरमुज और मलाका, इन तीनों स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद उसके मन में आया कि चलो अंजदीवा
कोचीन, केनेरोर और किल्वा। ये जो किल्वा है वो तंजानिया में है। कोचीन एंड केनेरोर भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है इस एरिया में वो लाई करता है। अंजदीवा भी भारत का ही पार्ट है। तो उसने ऐसा सलाह दिया कि वो भारत के इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को फोर्टिफाई करना चाहता है, जिससे वहां के राजा जयामुरीन के द्वारा ही कहा गया कि नहीं, ये नहीं होने दिया जाएगा, जिससे अल्मेडा को कोई परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन एक और देश था जिसको पुर्तगालियों के ट्रेड से खतरा था, जो पुर्तगालियों के ट्रेड से असंतोष की भावना से गुजर रहा था, और वो था इजिप्ट। इजिप्ट भी भारत के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध बनाए हुए था, और जैसे ही पुर्तगालियों का आगमन भारत में होता है तो उससे, क्योंकि रेड सी को ब्लॉक कर लिया गया था, उसके वजह से उनके व्यापार में भी काफ़ी सारी परेशानियां आ रही थी, जिसके कारण मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है उसने अपने मित्र राज्यों से, जो उसका गुजरात है वो उसका दोस्त था, उसने वहां की नेवी के साथ एक संधि किया और उस संधि के माध्यम से पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ने का योजना बनाई, और पहली बार में वो सफलता भी हासिल कर लिया था। जब पहली बार पुर्तगाली और इजिप्ट आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई किस लिए हुई थी, ताकि पुर्तगाली जो हैं जिस तरीके से रेड सी में वो अपना आधिपत्य जमा रहे थे उसको कैसे भी खत्म कर दिया जाए, बस यही टेंशन था, जिसमें वो कामयाब होते हैं। पहली लड़ाई होती है और पहली लड़ाई में इजिप्ट द्वारा पुर्तगालियों को हरा दिया गया, जिसमें अल्मेडा का बेटा मारा जाता है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला चीज़ किया कि उसका बेटा मारा गया है, जिसने उसको पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। दूसरा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको पुर्तगाल के राजा ने दिया था कि कुछ भी हो भारत पे अपना व्यापारिक आधिपत्य जमाए रखना है, उसे किसी भी कीमत पे नहीं खोना है। तो व्यक्तिगत और जो उसका कर्तव्य जो उसको दिया गया था राजा के द्वारा, उन दोनों ने उसे प्रेरित किया कि अब चाहे कुछ भी हो, पुर्तगाल, इजिप्ट और गुजरात दोनों के नेवी को ख़त्म करेगा। अगले साल अल्मेडा ने पुर्तगालियों का नेतृत्व करते हुए इजिप्ट और गुजरात की नेवी को नेस्तनाबूद कर देता है, और उसके बाद उसने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध को और मजबूत बना देता है, क्योंकि उसने एक और कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा उससे फाउंडिंग फादर माना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी का। ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि एक व्यापारिक पॉलिसी है, जिसके वजह से पुर्तगालियों के द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, जिसे काफ़ी लंबे समय तक पुर्तगालियों के द्वारा फॉलो किया गया था। अगला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मेडा ने पुर्तगालियों के व्यापारिक जो स्थिति थी, चाहे वो हिंद महासागर में हो या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, बहुत हद तक सुदृढ़ कर दिया था। लेकिन उसने किसी भी तरह की राजनीतिक संबंध या फिर भारतीयों के साथ उनके घरेलू मसलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उसने नहीं किया था। पुर्तगालियों के लिए बहुत जरूरी था कि अब वो भारतीयों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करें, क्योंकि अब वो सिर्फ व्यापारिक आधिपत्य नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक स्वायत्तता भी चाह रहे थे, जिससे उन्हें व्यापार में फायदा हो, जिसके लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क उन्होंने गवर्नर बनाया, जिसने अल्मेडा को रिप्लेस किया था। और ऐसा कहा जाता है कि वो वास्तविक रूप से पुर्तगालियों के व्यापारिक और राजनीतिक जो मजबूती उस समय प्रदान की गई थी पुर्तगालियों को, वो सबसे ज्यादा इसके योगदान की वजह से हुआ था। उसने कई ऐसे काम किए जिसने पुर्तगालियों को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उसमें से सबसे पहला काम यह था, हम सबको यह बात पता है कि अल्मेडा ने सारे एंट्रेंसेस पे ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फाइनली वो काम हो गया था। पुर्तगाली इस बात से परिचित थे कि हो ना हो हमारे जो भी कॉम्पिटिटर हैं, हमारे जो भी प्रतिद्वंदी हैं, वो हमेशा इस चाहत में होंगे कि कोई ऐसा लूप होल मुझे मिले ताकि मैं पुर्तगालियों को बैकफुट पर ला सकूं, तो वो उसके लिए जाएंगे। लेकिन अल्फांसो ये नहीं चाहता था। उसने
सबसे पहले इंडियन ओशन के जितने एंट्रेंसेस हैं, चाहे वो रेड सी के रास्ते से आ रहे हो, चाहे वो आपके अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के रास्ते आ रहे हो, चाहे फिर वो चाइना जो आप लोगों ने अंडमान और चाइना के बीच का जो रीजन था उस एंट्रेंसेस से आ रहे हो, उसने हर एंट्रेंसेस पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। ना सिर्फ उसने बेस इस्टेब्लिश किए इस एरियाज में, बल्कि परमिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। बेस इसलिए ताकि आवाजाही को देखा जा सके कि कौन सी जहाज आ रही है और उसकी क्या लक्ष्य है, वो किस मकसद से इस एरिया में घूम रहा है। दूसरा जो उसने काम किया था वो ये था कि जिन जिन जहाजों को वो चाहते थे कि वो आए, उससे उसने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। वो हर व्यापारियों से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहते थे, बस वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जो भी व्यापार से संबंधित क्रियाकलाप हो रहे हैं इंडियन ओशन में, वो उनके मर्जी से हो और उनके हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने परमिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा सबको यह बात पता है कि जब कोई भी व्यापारी अगर भारत या किसी अन्य क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास शिप हो। और जहाज बनती किस चीज से है? तो होता है टिम्बर की लकड़ी से। पुर्तगालियों ने हर उस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल कर लिया जहां जहां टिम्बर, जिससे जहाज की लकड़ी या जहाज बनाने के लिए जो उपयोगी वस्तु होती है वो उस क्षेत्र में होती थी, उससे उसने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अगर वो उस चीज पे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वहां से जहाज बनेगा नहीं, और अगर कोई जहाज बनता है तो वो उसके अनुमति के बगैर नहीं बनेगा, जिससे खतरा और कम हो जाता था और व्यापार में वृद्धि और बढ़ रही थी। व्यापार में वृद्धि बढ़ने से मुनाफा भी बढ़ रहा था, जो पुर्तगाली चाहते थे। इसके अलावा सोने में सुहागा तब हो गया जब हम लोग यह बात जानते हैं कि रेड सी जो है उस क्षेत्र में टिम्बर पाया ही नहीं जाता, और इसके वजह से पुर्तगालियों की स्थिति और बेहतर होती चली गई। जब ये सारे मसले खत्म हो गए, उसके बाद से उन लोगों ने कुछ सोशल इश्यूज पे और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे जो भारत में उस समय चल रहे थे, उस पे भी उन लोगों ने ध्यान दिया। पुर्तगालियों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया था। हालांकि वो प्रयास उस समय फ्रूटफुल नहीं हुआ उतना, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो इनिशिएटिव उनके द्वारा लाए गए थे वो सराहनीय थे। इसके अलावा जो बीजापुर के सुल्तान थे, उनसे गोवा को हासिल करना भी अल्फोंसो की एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। गोवा हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट, कितना स्ट्रेटेजिक, कितना क्रूशियल जगह है वो। उस लोकेशन से हम पूरे अरेबियन सी और जो इंडस ओशियंस है उसके व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। पुर्तगाली उस पोर्ट की अहमियत को जानते थे और इसलिए उन्होंने उसे बीजापुर के सुल्तान से 1587 ईस्वी में मांग लिया था। फिर उसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा वहां के, हम सबको यह बात पता है कि लोकल वाइब्स लेने के लिए पुर्तगालियों को अल्फोंसो ने ही प्रमोट किया था। वो चाहता था कि पुर्तगाली, क्योंकि अब हमें वफादार लोगों की ज्यादा जरूरत है, और वो ये बात नहीं चाहता था कि पुर्तगाली जो है वो बार बार घर जाएं फिर वापस आए। इससे व्यापार में नुकसान होता था, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी, बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। जब पुर्तगालियों के द्वारा लोकल वाइब्स को लिया जाना शुरू किया गया, जब वो भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते शुरू कर दिया उन्होंने, उसके वजह से उनकी सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होने लगी, और जब उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ना शुरू हुआ, उसके वजह से व्यापार में फायदा और ज्यादा हो गया। आखिरी जो पॉइंट है उन लोगों के साथ वो ये है कि उन लोगों ने ना सिर्फ उस एरिया में, जिस एरिया में अब वो लोग रह रहे थे, तो रहेंगे तो अपने हिसाब से चाहेंगे कि चीजें हों, वहां अच्छे अच्छे रोड बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, और जब ये सारे काम उस एरिया के भारतीय लोगों के द्वारा देखे गए तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये आप राजनीतिक मसलों में भी हस्तक्षेप करें। लेकिन ऐसा कुछ समय बाद देखने को मिलता है, पर उस समय जब वो लोग इन सारी चीजों को कर रहे थे तो लोग उन्हें एक लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया।
जो उस समय एक पोस्ट माना जाता था। अगला जो गवर्नर था वो था नीनो डा कुन्हा। इसने 1529 में गुजरात का गवर्नर का जो पोस्ट था उसको उसने होल्ड किया। उसके पहले वाले गवर्नर जो थे, चाहे वो अल्फोंसो हो, चाहे वो अल्मेडा हो, चाहे वो कोई और हो, सबने पुर्तगीज के जो ट्रेड रिलेशन थे उस पे, और साथ ही साथ जो अल्फोंसो थे उन्होंने पॉलिटिकल रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए बेहतर काम किया था। पुर्तगाल धीरे धीरे भारत में मजबूत होते जा रहे थे। नीनो डा कुन्हा ने इस मजबूती को और ज्यादा वृद्धि प्रदान की। सबसे पहला काम जो उसने किया था वो ये किया था कि उसने कोचीन से हेडक्वार्टर को हटा करके वो गोवा शिफ्ट कर दिया। सबको यह बात पता है, हमने आपको पिछले वीडियोस में भी इस बात को बताई थी, और इस वीडियो में मैंने बताया था पीछे आपको कि पुर्तगाली ना सिर्फ व्यापारिक रूप से समृद्ध हो रहे थे, बल्कि अब वो यहां अपना आसियाना भी बना चुके थे। वह पुर्तगालियों को भारत आने के लिए प्रेरित करते थे, और जब वो यहां आ जाते थे तो उनको यहां पे सेटल होने के लिए भी प्रेरित करते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या भारत में बढ़ने लगी, और जब संख्या बढ़ने लगी तो पुर्तगालियों ने भारत के जो लोकल रूलर्स थे उनके घरेलू मसलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसका पहला उदाहरण मिलता है जब बहादुर शाह, जो कि एक गुजरात का रूलर था, उसको हुमायूं से बहुत खतरा था। बहादुर शाह इस बात को जानता था कि जो पुर्तगाली हैं उनकी जो सेना है वो बहुत ही शानदार है, बहुत मजबूत है, और अगर इस समय उन्हें कोई हुमायूं से बचा सकता है तो वो पुर्तगाल ही है। पुर्तगाल इस बात को चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा मौका मिले जिससे वो भारत के घरेलू मुद्दों पे हस्तक्षेप करें, जो मौका बहादुर शाह ने उन्हें दिया। लड़ाई में हुमायूं तो हार गया, हुमायूं कंट्रोल में आ गया, क्योंकि गुजरात और पुर्तगालियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और हम सबको यह बात पता है कि हुमायूं का कोई शानदार जीवन नहीं रहा है राजसी। बाबर बहुत शानदार राजा थे, उसके बाद से उस क्रोनोलॉजी को अगर आगे देखते तो अकबर, जहांगीर, बट हुमायूं का पूरा जीवन भागते फिरते निकल गया, और अंत में उनकी मृत्यु भी सीढ़ी से गिर के हो गई। उधर हम नहीं जाएंगे अभी, हम अभी इस बात को समझते हैं। तो जब पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की मदद की तो उसके बदले में वो फ्री तो करेंगे नहीं, बदले में उन्हें बेसिन आइलैंड और साथ ही साथ एक दीव में एक बेस दिया गया, नेवल बेस, जिसने पुर्तगालियों के हित को और व्यापारिक आधिपत्य को बढ़ाने का काम किया। आप सबको पता होगा कि बेसिन का जो एरिया है वो गुजरात में ही है, और दमन और दीव हम सबको पता है कहां है। नहीं पता है तो मैप लेके बैठो, ज्यादा फायदा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप स्पेक्ट्रम की बुक रखिए अपने सामने, और हिस्टोरिकल मैप जो ऑक्सफोर्ड का मैप आता है उसमें हिस्टोरिकल मैप दिया हुआ है, उसको भी आप साथ में लेकर के बैठे ताकि आपको बेहतर इतिहास की समझ डेवलप हो पाए। ये बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि इतिहास रटने वाली विषय नहीं है, इसे समझना पड़ता है, इस पे मनन करना पड़ता है, इसके कॉजेज एंड कंसेक्वेंस पे चिंतन करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पुर्तगालियों की स्थिति लगातार सुदृढ़ होती जा रही थी, लेकिन जब हुमायूं गुजरात से हटा उसके बाद से बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच का संबंध बिगड़ गया। अब बहादुर शाह यह चाह रहे थे कि पुर्तगाली उनके मसलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, लेकिन पुर्तगालियों की अब ये एक आदत सी बनती जा रही थी। मजबूरी बस बहादुर शाह ने फोर्टिफिकेशन और पार्टीशन जैसे मुद्दों पे काम करना शुरू किया। वो चाहते थे कि हम और पुर्तगाल अलग हो जाए, हमारे और इनके हित ना मिले। पुर्तगालियों ने सबसे पहले उन्हें समझाया, वो समझते थे कि लोकल रूलर्स का कितना सपोर्ट चाहिए होता है अगर किसी ट्रेड को लंबे समय तक कंटिन्यू रखना है और उससे प्रॉफिट कमाना है तो। लेकिन आगे ये हुआ कि जब बात बनती नहीं दिखी
तो पुर्तगालियों ने उस समय गुजरात के रूलर थे, उनको बुलाया और बुलाने के बाद, अपने बेस पर बुलाने के बाद उनकी हत्या कर दी। पहली बार ऐसा हुआ कि पुर्तगालियों ने किसी लोकल रूलर को अपने क्षेत्र में लाकर के मैत्री का बहाना देकर के मार दिया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने पुर्तगालियों को भारत में आने के बाद से उनके पॉलिटिकल इंटेंशन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुर्तगालियों का जो इस एरिया में इन्फ्लुएंस हो रहा था, आपको पता है कि ईस्टर्न कोस्ट कंप्लीटली पुर्तगालियों के हाथ में आ गया था। अल्मेडा, अल्फोंसो और फिर नानो डी कुन्हा, तीनों ने मिलकर के पुर्तगालियों के वेस्टर्न कोस्ट को कंट्रोल कर लिया था भारत का। लेकिन नानो डी कुन्हा ने ईस्ट का जो कोस्ट है वहां भी एक हेडक्वार्टर स्टेब्लिश किया, हुगली, कोलकाता में। और चीजें उनके लिए और ज्यादा सुलभ होती चली जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उस समय के जो रूलर्स थे उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वो कौन सा कोस्ट था जो पुर्तगालियों को अजेय बना करके रखा, अभेद्य बना करके रख रहा था उस समय? वो एक ही चीज थी, और वो थी उनकी नौसेना। उस समय के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो गुजरात बहुत ही शक्तिशाली था, और गुजरात को उन्होंने कंट्रोल किया। जो मोहम्मद बघारा एक गुजरात में वो रूल कर रहे थे 1458 से 1511 के बीच में, उन्होंने गुजरात में रूल किया, उनको उन्होंने कंट्रोल किया। बहमनी किंगडम जो था, दक्कन का एरिया जो साउदर्न इंडिया है, बहमनी किंगडम वहां का, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया था। उससे कंट्रोल करने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अरबियन देशों के पास और चाइना के पास नेवल आर्मी तो थी, लेकिन उनमें सुपीरियरिटी नहीं थी। वो उस स्तर के नेवल आर्मी नहीं थे जिस स्तर के पुर्तगीज थे। और पुर्तगीज आर्मी के जो नेवल डिपार्टमेंट था, उनके जहाजों पे जो तोप लगे हुए थे, वो और अन्य जो देश थे जिनके पास नेवी थी, नौसेना थी, उन्हें वो बहुत ही ज्यादा डराते थे। ये जो चीजें हैं ये इस बात को दिखाती हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने पुर्तगालियों को इस समय, वर्तमान समय में भारत का एक अधिकार दे दिया था। अब वो ऐसा उस कंडीशन में पहुंच गए थे जहां से उन्हें हराना बहुत आसान नहीं था। पर धीरे धीरे समय चेंज होता है, ब्रिटिश का आगमन होता है, फिर अन्य देश भी आते हैं, और फिर पुर्तगालियों का किस तरीके से द एंड होता है ये हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय।